दोस्तों स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेस विथ यशवंत साध। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कक्षा 10 की सामाजिक विज्ञान के पाठ लेकर प्रस्तुत हुआ हूं मैं आपके सामने। हमने अभी तक 2 पाठ पढ़ लिए हैं भारत के इतिहास से संबंधित। अगला पाठ पढ़ने वाले हैं हम अंग्रेजी साम्राज्य का प्रतिकार एवं संघर्ष। अंग्रेजी साम्राज्य जो भारत में स्थापित हुआ उसको किस तरह से यहाँ से हमने उखाड़ फेंका और किस तरह से संघर्ष हुआ, ये सभी इस पाठ में पढ़ेंगे। इस पाठ के मुख्य बिंदु एक बार देख लेते हैं हम। पहला, 1757 से 1857 तक स्वतंत्रता की चेतना, किस तरह से भारत में स्वतंत्रता की चेतना जगी इन 100 सालों में। और इनमें जो 100 साल हैं इनमें मुख्य रूप से पढ़ेंगे हम अंग्रेज़ों का मराठा से युद्ध, मैसूर से युद्ध और पंजाब से संघर्ष। फिर आगे बढ़ेंगे हम 1857 का स्वतंत्रता संघर्ष, जो पहली आज़ादी की लड़ाई थी 1857 की वो। फिर पढ़ेंगे बंगाल तथा पूर्वी भारत में जनजातीय विद्रोह। जनजातियों ने भी काफ़ी अपना योगदान दिया, जिसमें सन्यासी, कोल, संथाल, भील और रमोसी विद्रोह सम्मिलित हैं। क्रांतिकारी संगठनों का स्वतंत्रता में योगदान, कई सारे क्रांतिकारी संगठन थे। मुख्य रूप से अपनी किताब में जो दे रखे हैं, जिसमें महाराष्ट्र में क्रांतिकारी संगठन, फिर चापेकर बंधु, फिर श्यामजी कृष्ण वर्मा, विनायक दामोदर सावरकर और बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन। अगला है किसान आंदोलन। किसान भी इस आज़ादी की लड़ाई में अछूते नहीं रहे, उन्होंने भी अपना योगदान दिया। और मुख्य रूप से अपनी किताब में पढ़ेंगे हम बंगाल में नील उगाने वाले किसान, दक्षिण के किसान, पंजाब में किसान, चंपारण, खेड़ा और अन्य। फिर आगे शुरू होगा अपना राजनीतिक आंदोलन, और ये राजनीतिक आंदोलन को अपनी किताब में 2 चरणों में बांटा गया है। पहला है 1857 से 1919, जिसमें राजनीतिक चेतना का प्रचार, इंडियन एसोसिएशन, इंडियन नेशनल कांग्रेस, फिर गर्मपंथी और नरमपंथी दल, और फिर स्वशासन आंदोलन। अगला रहेगा राजनीतिक आंदोलन का दूसरा पार्ट 1919 से 1947 तक, यानी भारत की आज़ादी तक, जिसमें हम पढ़ेंगे रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड, असहयोग और खिलाफत आंदोलन, साइमन कमीशन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, व्यक्तिगत सत्याग्रह और फिर भारत छोड़ो आंदोलन। इसके बाद हम पढ़ेंगे राजस्थान का योगदान रहा, या राजस्थान में किस तरह से आज़ादी की लड़ाई में उस दौरान क्या क्या घटनाएं घटी, जिसमें भगत आंदोलन, एकी आंदोलन, बिजोलिया किसान आंदोलन, सीकर किसान आंदोलन, फिर चित्तौड़गढ़ बेंगू का किसान आंदोलन, बरड़ किसान आंदोलन, निमुचना किसान आंदोलन और प्रजामंडल आंदोलन। तो ये अपने इस पाठ के मुख्य बिंदु हैं, जिसमें अंग्रेज़ों का प्रतिकार और संघर्ष दे रखा है, उसको हम पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला 1757 से 1857 ईस्वी तक स्वतंत्रता की चेतना। ये जो 100 साल हैं, इन 100 सालों में आज़ादी के लिए चेतना को आगे लाने का, उस चेतना को बढ़ाने का, मन में आज़ादी की भावना को जगाने का काम किया गया। 23 सितंबर 1600 को ब्रिटेन के प्रमुख व्यापारियों ने द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेंडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज़, ये उस कंपनी का नाम है जो कंपनी अंग्रेज़ों की यहाँ भारत में व्यापार करने के लिए आई थी। उस नाम से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी शुरू की। ईस्ट इंडिया मतलब पूर्व। तो इन लोगों ने जो कंपनी बनाई वो हम लोग अक्सर सुनते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी। इसका पूरा नाम है द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेंडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज़, ये इसका पूरा नाम है, जो 23 सितंबर 1600 को ब्रिटेन के जो मुख्य व्यापारी थे उन्होंने ये कंपनी शुरू की थी। और 31 दिसंबर 16 को एलिजाबेथ प्रथम ने व्यापार करने का अधिकार पत्र दिया। देखिए ये 2 तारीखें अलग अलग हैं। 23 सितंबर 1600 को तो कंपनी शुरू हुई थी, और 31 दिसंबर 1600 को एलिजाबेथ प्रथम ने वहीं ब्रिटेन से ही उनको व्यापार करने का एक अधिकार पत्र दिया कि अब भाई तुम लोग जाओ और व्यापार कर सकते हो। फिर एक और तारीख आती है 1612 में। 1612 में ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापारिक कोठी स्थापित हुई थी। ठीक है दोस्तों, ये याद रखना। 23 सितंबर 1600 को कंपनी बनी, 31 दिसंबर 1600 को व्यापार करने का अधिकार पत्र मिला इनको, अंग्रेज़ों को, ब्रिटेन को, और 1612 में सूरत में, भारत में इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापारिक कोठी स्थापित की थी।
1604 में मद्रास में फोर्ट सेंट जॉर्ज किले का निर्माण किया। सबसे पहले उन्होंने व्यापारिक कोठी स्थापित की और उसके बाद किला बनाया। देखिए ये किस तरह से शुरुआत करते हैं। व्यापार करने के लिए ब्रिटेन से आए, यहाँ पर व्यापारिक कोठी स्थापित की 1612 में, और 1604 में मद्रास में उन्होंने सेंट जॉर्ज किले का निर्माण कर दिया था। 1604 में मद्रास में, ये जो चेन्नई है आजकल, जिसको हम चेन्नई के नाम से जानते हैं, किले का निर्माण किया था। 1717 में मुग़ल बादशाह फर्रुखसियर से प्रमाण पत्र मिला उनको 38 गांवों की जमींदारी का। व्यापार के साथ अब धीरे धीरे उन्होंने जमींदारी ले ली और प्रमाण पत्र ले लिया मुग़ल बादशाह फर्रुखसियर से कि 38 गांवों की वो जमींदारी भी संभालेंगे। अंग्रेज़ों को सीमा शुल्क से मुक्त किया और दस्तक, एक विशेष अनुमति पत्र था, एक विशेष उनको अधिकार दिया गया दस्तक पत्र दे करके कि वो भाई अब यहाँ पर शुल्क मुक्त, सीमा शुल्क जो अपना टैक्स लगता है सीमा का, उससे मुक्त व्यापार कर सकेंगे, ऐसा एक अधिकार पत्र उनको दिया। दस्तक एक विशेष अनुमति पत्र था जो अंग्रेज़ों को दिया गया सीमा शुल्क से मुक्त व्यापार करने का। 1756 में बंगाल के नवाब अलीवर्दी खान की मृत्यु हो गई तो सिराजुद्दौला नवाब बना, जो उसकी छोटी पुत्री का पुत्र था। यहाँ से शुरुआत होती है उनके पैर जमाने की राजनीति में। जब बंगाल के नवाब अलीवर्दी खान की मृत्यु हो गई थी 1756 में, तो सिराजुद्दौला जो था, जो उनकी अलीवर्दी खान की छोटी लड़की का पुत्र था, वो नवाब बना था। ध्यान से इसको सुनिएगा, ये कहानी किस तरह से अंग्रेज अपना पैर जमाते हैं वो सुनने लायक है। सिराजुद्दौला नवाब बना बंगाल का। 23 जून 1757 का प्लासी का युद्ध हुआ जिसमें अंग्रेज़ों की विजय हुई और नवाब मारा गया। अब अंग्रेज़ों ने क्या किया कि 1757 में 23 जून 1757 में उस नवाब को युद्ध में मार दिया, सिराजुद्दौला को, और अब यहाँ पर राजा बना मीर जाफ़र, बंगाल का नवाब बना। और ये मीर जाफ़र भी किस तरह से बना, जब ये युद्ध हुआ ना तो अंग्रेज़ों का मीर जाफ़र ने साथ दिया, और अंग्रेज़ों का जब मीर जाफ़र ने मतलब अंग्रेज़ और मीर जाफ़र मिल करके सिराजुद्दौला के खिलाफ़ लड़े तो यहाँ पर ये सिराजुद्दौला मारा गया और मीर जाफ़र नवाब बना। अब मीर जाफ़र को बंगाल में अंग्रेज़ों की सर्वोच्चता मिल गई। क्यों मिल गई? क्योंकि अंग्रेज़ों ने मीर जाफ़र का साथ दिया, अंग्रेज़ों के द्वारा ही मीर जाफ़र बंगाल का नवाब बना था, तो अब अंग्रेज़ सर्वोच्चता में आ गए। 1760 में मीर जाफ़र को हटा करके अंग्रेज़ों ने मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया। देखिए, सबसे पहले था सिराजुद्दौला, सिराजुद्दौला को हराने में सहयोग किया मीर जाफ़र ने, और मीर जाफ़र जब अंग्रेज़ों के कहने में नहीं रहा या कुछ ऐसा बात हुई तो अंग्रेज़ों ने 1760 में मीर जाफ़र को हटा दिया और फिर मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया। 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध हुआ जिसमें मीर कासिम की हार हुई और अंग्रेज़ जीत गए। अब यहाँ पर भी मीर कासिम से अंग्रेज़ों की नहीं बनी और फिर युद्ध हुआ और इसमें अंग्रेज़ जीत गए। बक्सर के युद्ध के बाद अंग्रेज़ों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अधिकार प्राप्त हो गए। देखिए, शुरू में इन लोगों ने कहाँ से, इस एक ही स्लाइड में अपन देखें तो एक थोड़ा सहयोग उन्होंने दिया और उस सहयोग से फिर वो उन्होंने प्राप्त कर दिया बक्सर के युद्ध के बाद बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी के अधिकार। तो यहाँ पर दो युद्ध, सबसे पहला तो जो उन्होंने बंगाल के नवाब के लिए ये प्लासी का युद्ध था, 23 जून 1757 प्लासी का युद्ध, और अभी एक जो युद्ध हमने पढ़ा 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध, महत्वपूर्ण युद्ध हैं। तो बक्सर के युद्ध में मीर कासिम हार गया और अंग्रेज़ जीत गए। बक्सर के युद्ध के बाद अंग्रेज़ों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी के अधिकार प्राप्त हो गए। ठीक है ना, इस तरह से बंगाल से उन्होंने ये शुरुआत की। आगे अपना टॉपिक है वैसे ही आज़ादी की लड़ाई या भारत का इतिहास में ये जो टॉपिक है या इसके पहले भी जो हमने पढ़े बहुत लंबे हैं, पर अपने सिलेबस के हिसाब से जो दे रखा है हम उसी के अनुसार पढ़ेंगे। अंग्रेज़ों का मराठा से संघर्ष 1775 से 1818 तक। तो 14 जनवरी 1761 के पानीपत युद्ध के बाद मराठों की शक्ति कमज़ोर हो गई। देखिए, पानीपत का युद्ध पहले भी आया था और अब ये आपके लिए एक क्वेश्चन है कि पानीपत का युद्ध जो पहले था वो किस किस के बीच में हुआ था और इसमें किसकी हार हुई थी, किसकी जीत हुई थी। ये यहाँ पर एक और पानीपत का युद्ध आ रहा है 14 जनवरी 1761 में, उसमें मराठों की शक्ति कमज़ोर हो गई।
पानीपत के लिए जो ये लड़ाई थी उसमें मराठे थोड़े कमज़ोर हो गए। 1772 में पेशवा माधवराव की मृत्यु के बाद उसका भाई नारायण पेशवा बना, लेकिन पूर्व पेशवा का चाचा रघुनाथ राव पेशवा बनना चाहता था। देखिए, पहले जो था पेशवा, उसके जो चाचा थे रघुनाथ राव, वो पेशवा बनना चाहते थे, जबकि माधवराव की मृत्यु के बाद नारायण राव पेशवा बना था। अब अंग्रेज़ों ने क्या किया, रघुनाथ राव के साथ मिलकर के 6 मार्च 1775 में सूरत की संधि की, जिसमें रघुनाथ राव को पेशवा बना था नारायण राव, और अब रघुनाथ राव को पेशवा बनाने की संधि हुई। और अंग्रेज जो थे उनको बेसिन, सालसेट और सूरत की लगान का आधा भाग लेंगे, ऐसी संधि हुई थी, जिसको सूरत की संधि कहते हैं। और ये संधि रघुनाथ राव और अंग्रेज़ों के साथ हुई थी। क्यों हुई थी? क्योंकि वो रघुनाथ राव पेशवा बनना चाहता था, और बना कौन था? माधवराव की मृत्यु के बाद उसका भाई नारायण पेशवा बना था। ठीक है, तो रघुनाथ राव ने पेशवा बनने की लालच में अंग्रेज़ों के साथ सूरत की संधि की 6 मार्च 1775 को, और अंग्रेज़ों ने ये बेसिन, सालसेट और सूरत की लगान का आधा भाग लेने का उन्होंने प्रॉमिस कर लिया। अब शुरू होते हैं युद्ध मराठों से अंग्रेज़ों के साथ। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 1782 के बीच अंग्रेज़ों और मराठों में संघर्ष चला। अंग्रेज हारे यहाँ पर। 29 जनवरी 1779 को बड़गांव की संधि हुई, जिसमें अंग्रेज़ों के जीते हुए प्रदेश मराठों को मिल गए। रघुनाथ राव को पूना दरबार के हवाले कर दिया। ठीक है, ये जो रघुनाथ राव जिसने अंग्रेज़ों का साथ दिया था, उनको पूना दरबार के हवाले कर दिया, क्योंकि अब यहाँ पर मराठे जीत गए थे। और अंग्रेज़ों द्वारा 41,000 रुपये का हर्जाना दिया गया मराठों को, क्योंकि अब मराठे जीते थे। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो हुआ था, उसके बाद जो बड़गांव की संधि हुई थी उसमें फिर दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध होता है। द्वितीय अंग्रेज मराठा संघर्ष 1802 से 1805 तक वेलेजली की जो साम्राज्यवादी नीति थी, लॉर्ड वेलेजली जो आया था भारत में, उसने अपनी साम्राज्यवादी नीति चलाई थी। साम्राज्यवादी नीति का मतलब होता है कि अपना साम्राज्य फैलाना। हालांकि वो आए थे व्यापार करने यहाँ पर वो अब साम्राज्यवाद की तरफ बढ़ निकले थे। तो उनकी वेलेजली की साम्राज्यवादी नीति और मराठों के आपसी द्वेष के कारण युद्ध चला 1802 से 1805 तक। 17 दिसंबर 1803 को भोंसले की हार से अंग्रेज़ों से देवगांव की संधि की। मराठों ने अंग्रेज़ों से देवगांव की संधि की 17 दिसंबर 1803 को, जब भोंसले हार गया। 30 दिसंबर 1803 को सिंधिया भी पराजित हुए और सुरजी अर्जुन गांव की संधि हुई। देखिए, पहले देवगांव की संधि और उसके बाद सुरजी अर्जुन गांव की संधि हुई। इसी तरह से 1806 में राजघाट की संधि हुई, जिसमें होलकर ने अपना अधिकार चंबल नदी के उत्तर क्षेत्र पर छोड़ दिया। ठीक है, पहले युद्ध में तो अंग्रेज हार गए थे, पर दूसरे युद्ध में यहाँ पर अंग्रेज जीत गए और संधि हुई। तृतीय अंग्रेज मराठा संघर्ष। अंग्रेज़ों ने अपनी सर्वश्रेष्ठता बनाए रखने के लिए 13 जून 1817 को पेशवा के साथ और 5 नवंबर 1817 को सिंधिया के साथ अपमानजनक संधि की। अंग्रेज कहीं रुकने वाले नहीं थे, वो धीरे धीरे आगे बढ़ना चाह रहे थे, और उनका ये नहीं था कि युद्ध कर लिया और हाँ भाई ये ख़त्म हो गया, अब इसको चलो रहने देते हैं, ऐसा नहीं था। किसी न किसी तरह से वो आगे बढ़ना चाहते थे। जैसे अभी हमने देखा कि साम्राज्यवाद की नीति पे वो चल रहे थे, तो यहाँ पर पेशवा के साथ और सिंधिया के साथ अपमानजनक संधि की। 18 जून 1818 को मेलकाम ने पेशवा के साथ संधि की और पेशवा पद समाप्त कर दिया। 8 लाख की पेंशन दे करके उसे बिठूर भेज दिया। इस प्रकार फूट डालो और राज करो की नीति से मराठों को संघर्ष में पराजित कर दिया। शुरू में अंग्रेज हारे, परंतु बाद में उनकी जो नीति थी डिवाइड एंड रूल, फूट डालो और राज करो की नीति से मराठों को संघर्ष में पराजित कर दिया अंग्रेज़ों ने। 1775 से 1818 तक अंग्रेज़ों का मराठा से युद्ध चला, जिसमें 3 प्रकार के जो संघर्ष थे मराठों और अंग्रेज़ों के बीच में, ये बहुत प्रमुख हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंग्रेज़ों का मैसूर से संघर्ष 1761 से 1799 तक। 1761 में जब मैसूर का राजा हैदर अली बना, तो अंग्रेज़ों ने मराठों और निज़ाम के साथ मिलकर के हैदर अली को हराने की सोची, परंतु हैदर अली ने मराठों और निज़ाम को जैसे तैसे अंग्रेज़ों से अलग कर दिया। ठीक है,
अंग्रेज़ों ने हैदर अली को हराने के लिए मराठों और निज़ाम दोनों के साथ मिल कर के हैदर अली को हराने के लिए सोचा, परंतु हैदर अली ने क्या किया, मराठों और निज़ाम को अंग्रेज़ों से अलग कर दिया। 1767 में अंग्रेज़ों ने हमला किया और वो पराजित हुए, हार गए। 4 अप्रैल 1769 को मद्रास की संधि करनी पड़ी और जो बराबर पर रखी। अब यहाँ पर ये देखने लायक बात है, अगर अंग्रेज़ जीत जाते तो वो बराबरी पर नहीं रखते, परंतु यहाँ पर अंग्रेज़ हार गए। तो स्वाभाविक है कि हमारे देश में हम इतना वो कुछ नहीं रखते, जिसकी वजह से ये जो संधि थी वो बराबरी पर रखी। 4 अप्रैल 1769 में अंग्रेज हार गए थे पहली बार, और पहली उनकी चाल भी नाकामयाब हो गई थी। अब प्रथम आंग्ल मैसूर संघर्ष। 1767 में अंग्रेज़ों ने हमला किया और वो पराजित हुए। 4 अप्रैल 1769 को फिर से मद्रास की संधि करनी पड़ी और फिर वो बराबर रही। यही चीज़ हमने अभी देखी थी। द्वितीय आंग्ल मैसूर संघर्ष। अब हैदर अली ने निज़ाम और मराठों के साथ अंग्रेज़ों के विरुद्ध 1780 में युद्ध किया। हैदर अली ने निज़ाम और मराठों के साथ, और शुरू में हमने देखा था कि अंग्रेज़ों ने मराठों और निज़ाम के साथ मिलकर के हैदर अली को हराने के लिए प्लान किया था, परंतु अभी हैदर अली ने निज़ाम और मराठों के साथ मिलकर के अंग्रेज़ों के विरुद्ध युद्ध किया 1780 में, और वह हैदर अली जीत गया। परंतु 7 दिसंबर 1782 को हैदर अली की मृत्यु हो गई और अब उसके स्थान पर जो सुल्तान बना था वो टीपू सुल्तान कहलाया। यह युद्ध भी 11 मार्च 1784 को मंगलोर की संधि पर जाकर के रुका और वो भी बराबरी पर था। देखिए यहाँ पर पहला संघर्ष बराबरी पर, दूसरा संघर्ष भी बराबरी पर। तृतीय आंग्ल मैसूर संघर्ष। टीपू सुल्तान मालाबार की सुरक्षा हेतु कोचीन में कागनर और आईकोट खरीदना चाहता था। टीपू सुल्तान जो था वो मालाबार जो तटीय क्षेत्र है अपना, उसकी सुरक्षा के लिए कोचीन में कागनर और आईकोट को खरीदना चाहता था, लेकिन अंग्रेज़ों के सहयोगी ट्रावनकोर ने इसे खरीद लिया। लेकिन हुआ क्या, अंग्रेज़ों के जो सहयोगी थे ट्रावनकोर, उसने ये खरीद लिया कागनर और आईकोट। अप्रैल 1790 में ट्रावनकोर पर टीपू ने हमला किया। अब वो जो खरीद लिया तो टीपू सुल्तान ये चाहता था कि ये उसके पास रहे, क्योंकि कोचीन की जो मालाबार की सुरक्षा वो चाहता था, तो उसने ट्रावनकोर पर हमला किया। उधर कार्नवालिस ने मैसूर पर आक्रमण कर दिया। इधर से टीपू सुल्तान ने ट्रावनकोर पर हमला किया और उधर कार्नवालिस ने मैसूर पर आक्रमण कर दिया। टीपू ने मुकाबला किया, लेकिन 23 फरवरी 1792 में श्रीरंगपट्टनम की संधि करनी पड़ी, जिसमें मैसूर का आधा भाग चला गया और अंग्रेज़ों को 3 करोड़ की धनराशि देनी पड़ी और अपने इस दोनों पुत्रों को अंग्रेज़ों के पास बंधक रखना पड़ा। देखिए इसके पहले जो 2 युद्ध थे ना, वो अंग्रेज हारे थे, पर युद्ध उसकी जो संधि थी वो बराबरी पर रही। पर यहाँ पर जैसे ही अंग्रेज हार जाते हैं तो अंग्रेज़ों ने क्या लिया, आधा तो मैसूर ले लिया और 3 करोड़ की धनराशि देनी पड़ी अंग्रेज़ों को, और फिर टीपू सुल्तान के 2 पुत्र थे वो भी अंग्रेज़ों के पास बंधक के रूप में रखने पड़े। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। अब वेलेजली आया। शुरू में उधर हमने पढ़ा था मराठों में, तब वेलेजली था, यहाँ पर कार्नवालिस था। कार्नवालिस के बाद ये चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के समय वेलेजली वापस आ गया, जिसने सहायक संधि का सहारा लिया। ये सहायक संधि जब आप आगे की कक्षाओं में पढ़ोगे ना, तो इस सहायक संधि के बारे में बहुत कुछ डिटेल में जानने को मिलेगा। सहायक संधि है, फिर व्यपगत नीति है, राज्य हड़प की नीति, ऐसी कई सारी संधियां हैं जो अंग्रेज़ों ने लागू की और जिसकी वजह से वो अपना साम्राज्य विस्तार भारत में करते रहे। तो लॉर्ड वेलेजली ने सहायक संधि का सहारा लिया और 14 अप्रैल 1799 में टीपू के विरुद्ध उसने युद्ध किया। 4 मई 1799 में श्रीरंगपट्टनम का दुर्ग जीत लिया और वहाँ पर ही टीपू सुल्तान जो था वो संघर्ष करता हुआ मारा गया। ठीक है, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान मर गया। चलिए, हमने मराठों से संघर्ष पढ़ा, फिर मैसूर से संघर्ष पढ़ा। अब पढ़ते हैं अंग्रेज़ों का पंजाब के साथ संघर्ष। और ये जो पंजाब के साथ संघर्ष है वो 1809 से 1849 ईस्वी तक चला। महाराजा रणजीत सिंह पंजाब के गवर्नर थे। ये हमने उस पार्ट में पढ़ा था, जो दूसरा पार्ट था हमारा महाराजा रणजीत सिंह के बारे में, और तब उस वीडियो में ये बताया गया था कि हम ये बात आगे पढ़ेंगे, तो ये बात यहाँ पर आ गई। महाराजा रणजीत सिंह पंजाब के गवर्नर थे।
रणजीत सिंह ने मात खाई अंग्रेज़ों से और 25 अप्रैल 1809 को अंग्रेज़ों के बीच में अमृतसर की संधि हुई, जिसमें सतलज के पूर्वी तट पर अंग्रेज़ों का नियंत्रण स्वीकार कर लिया। ठीक है, यहाँ पर रणजीत सिंह जी ने वहाँ हार हुई अंग्रेज़ों से और 25 अप्रैल 1809 को अमृतसर की संधि, और अमृतसर की संधि में सतलज के पूर्वी तट पर अंग्रेज़ों का नियंत्रण हो गया। 27 जून 1839 को रणजीत सिंह जी की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद खड़क सिंह राजा बनते हैं, परंतु शासनकाल में अराजकता का लाभ उठा करके अंग्रेज़ों ने युद्ध शुरू कर दिया। अंग्रेज जहाँ कहीं भी थोड़ी सी भी दिखती है कमी किसी शासनकाल में, तो उसका वो पूरा फ़ायदा उठाते, और यहाँ पर उन्होंने पूरा फ़ायदा उठाया। ये जो खड़क सिंह जो राजा बने थे, अराजकता का लाभ उठाया और उसका फिर अंग्रेज़ों ने युद्ध शुरू कर दिया। प्रथम अंग्रेज सिख संघर्ष 13 दिसंबर 1845 में लॉर्ड हार्डिंग ने सिखों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की। 10 फरवरी 1846 सबराव के युद्ध में सिखों की हार हुई। अंग्रेज़ों ने लाहौर पर अधिकार कर लिया और लाहौर की संधि में जालंधर दोआब अंग्रेज़ों को मिल गया। ठीक है, यहाँ पर सिख हार गए और अंग्रेज़ों ने लाहौर पर अधिकार कर लिया। हालांकि लाहौर आजकल पाकिस्तान में है, पर उस समय ये पूरा भारत का हिस्सा था, तो उस लाहौर पर अधिकार कर लिया और जालंधर और दोआब अंग्रेज़ों ने ले लिया। 1 करोड़ 50 लाख अंग्रेज़ों को राशि मिली और ये ठीक से ना सीमित कर दी उन्होंने। 22 दिसंबर 1846 को भैरोवाल की एक पूरक संधि हुई, जिसमें अंग्रेज पंजाब के एक भाग के स्वामी बन गए। ठीक है, पहले तो शुरू में जालंधर और दोआब, और उसके बाद पंजाब के एक भाग के स्वामी हो गए भैरोवाल की पूरक संधि के द्वारा। द्वितीय अंग्रेज सिख संघर्ष 1847-48 में सिख विरोधी सुधार सैनिकों का असंतोष और डलहौजी की नीति युद्ध का कारण बनी। द्वितीय जो अंग्रेज़ों और सिख में संघर्ष हुआ, उसके लिए कारण बने सिख विरोधी सुधार, जो सैनिकों में सिख विरोधी सुधार उन्होंने शुरू किए थे अंग्रेज़ों ने। फिर सैनिकों का असंतोष भी था और डलहौजी की जो नीतियाँ थी वो कुछ कारण बनी इस युद्ध का। 10 अक्टूबर 1848 को डलहौजी ने युद्ध की घोषणा कर दी। 13 मार्च 1849 को शेर सिंह, चतर सिंह और मूलराज, इन सब के समर्पण से युद्ध समाप्त हो गया। 29 मार्च 1849 को डलहौजी ने पंजाब को ब्रिटिश भारत में विलय कर दिया। पहले आधा भाग, थोड़ा भाग लिया था, अपन ने देखा था प्रथम अंग्रेज संघर्ष युद्ध में, और अभी पूरा पंजाब उन्होंने ब्रिटिश भारत में शामिल कर लिया। तो ये जो 3 मुख्य रूप से युद्ध हुए अंग्रेज़ों के, पहला तो अपन ने पढ़ा था अंग्रेज़ों का मराठा से, फिर मैसूर से और फिर ये सिखों से। और ये जो 3 युद्ध थे, इन 3 युद्धों में धीरे धीरे अंग्रेज़ों ने अपना पूरा विस्तार कर लिया था। अब शुरू होता है 1857 का स्वतंत्रता संग्राम, जो आज़ादी की पहली लड़ाई कही जाती है। 1857 की क्रांति का स्वरूप, कारण और प्रसार हम यहाँ पर पढ़ेंगे। इसके बारे में सुरेंद्रनाथ सेन ने लिखा है, यह युद्ध धर्म के नाम पर प्रारंभ हुआ था और स्वतंत्रता संग्राम में जाकर समाप्त हुआ। देखिए यहाँ पर ये क्लियर कर दे कि ये क्यों हुआ था। युद्ध धर्म के नाम पर, यानी जो गाय की मांस और सूअर का मांस, ये सब वो जो कारतूस में खोलने के लिए लगाया हुआ था, ये जब मंगल पांडे और ये शुरू अपन पढ़ेंगे इन चीज़ों को, तो इस वजह से ये शुरू हुआ था और स्वतंत्रता संग्राम पर जाकर समाप्त हुआ, ऐसा सुरेंद्रनाथ सेन ने लिखा है। डॉक्टर विनायक दामोदर सावरकर ने अपनी पुस्तक भारत का स्वातंत्र्य समर, उनकी किताब का नाम है भारत का स्वातंत्र्य समर, वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, इसमें इस युद्ध को भारत का स्वतंत्रता संग्राम कहा है। डॉक्टर विनायक दामोदर सावरकर ने इस युद्ध को भारत का स्वतंत्रता संग्राम कहा। स्वतंत्रता संघर्ष के कारण सभी जानते हैं भारत में आज़ादी की लड़ाई क्यों लड़ी गई, क्योंकि अंग्रेज़ों की आर्थिक नीतियां ऐसी थी। लॉर्ड डलहौजी का हड़प सिद्धांत, मतलब राज्य को हड़प करने का सिद्धांत था। अंग्रेज़ों की साम्राज्य विस्तार की नीति थी, अंग्रेज अपना साम्राज्य फैलाना चाहते थे और फैला ही रहे थे, ये न केन प्रकारेण। सामाजिक कुछ ऐसे कारण थे जो अंग्रेज़ों ने यहाँ पर बदलाव लाए थे, धार्मिक कारण थे और सैनिक कारण थे। ये कई सारे कारण थे जिनकी वजह से ये 1857 का क्रांति या प्रथम स्वतंत्रता संग्राम शुरू हुआ। स्वतंत्रता संघर्ष का प्रारंभ और प्रसार,
ये कहाँ से प्रारंभ हुआ और उसका फैलाव कहाँ तक रहा। सैनिकों को दिए जाने वाले चर्बी वाले कारतूस के विरोध में, ये भी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था आप लोगों को कि गाय का मांस, सुअर की चर्बी वाले जो कारतूस थे, उन कारतूसों के विरोध में 29 मार्च 1857 को बैरपपुर की छावनी में सैनिक मंगल पांडे ने विद्रोह करके एक अंग्रेज अधिकारी की हत्या कर दी। ये शुरुआत हुई थी 29 मार्च 1857 को, जब बैरपपुर की छावनी में मंगल पांडे नाम का एक जो सैनिक था उसने विद्रोह शुरू कर दिया कि ये वो जो चर्बी वाले कारतूस हैं उनको इस्तेमाल नहीं करेंगे। और फिर जब उसके साथ ज़बरदस्ती की गई कि नहीं आप लोगों को ये करना ही पड़ेगा, तब उसने वो एक अंग्रेज अधिकारी की हत्या कर दी। इसके लिए अंग्रेज़ों ने भारतीय सैनिकों को दंड दिया। तो अंग्रेज कहाँ मानने वाले थे, उन्होंने भी दंड दिया भारतीय सैनिकों को, ऐसा किया है तो इसके परिणाम स्वरूप 10 मई को सैनिकों ने खुला विद्रोह कर दिया और अपने अधिकारियों को गोली मार दी। शुरू हुआ था 29 मार्च 1857 और 10 मई को फिर सभी सैनिकों ने खुला विद्रोह शुरू कर दिया और जो अपने अधिकारी थे उनको गोली मार दी। सैनिकों ने 12 मई को दिल्ली पर अधिकार कर लिया। ठीक है, 10 मई को उन्होंने शुरू किया खुला विद्रोह शुरू किया और 12 मई को तो दिल्ली पर पहुंच गए और दिल्ली पर अधिकार कर लिया और बहादुर शाह द्वितीय जो था उसको भारत का सम्राट घोषित कर दिया। यह क्रांति शीघ्र ही लखनऊ, इलाहाबाद, कानपुर, बरेली, बनारस और बिहार के कुछ भाग, झांसी और अन्य क्षेत्रों में भी फैल गई। क्योंकि आजकल हमारे पास मोबाइल हैं, टेलीफोन है, ये कई सारी सुविधाएं हैं, पर उस समय में ये सब नहीं थी। फिर भी ये क्रांति या ये युद्ध जो प्रथम स्वतंत्रता युद्ध था वो जल्द ही पूरे भारत में लगभग जैसे लखनऊ, इलाहाबाद, कानपुर, बरेली, बनारस, बिहार के कुछ भाग, झांसी और दूसरे कई सारे क्षेत्र थे, वहाँ सब फैल गई। अंत में सितंबर 1857 में अंग्रेज़ों ने दिल्ली पर पुनः अधिकार कर लिया और इस युद्ध में अंग्रेज अधिकारी जॉन निकलसन मारा गया और सम्राट को बंदी बना लिया गया। हालांकि ये बहुत लंबी बातें हैं जो आप आगे की कक्षाओं में पढ़ेंगे और मेरे आगे आने वाले वीडियो जो 12वीं की इतिहास से संबंधित होंगे उसमें भी ये पार्ट हैं, तो उसमें भी हम और डिटेल में पढ़ेंगे। परंतु अपने यहाँ जो सिलेबस में है उसके अनुसार हमको इतना याद रखना है कि सितंबर 1857 में दिल्ली पर अंग्रेज़ों ने पुनः अधिकार कर लिया और ये जो 1857 का स्वतंत्रता संग्राम था उसमें अंग्रेज अधिकारी जॉन निकलसन मारा गया था और जो सम्राट बनाया था बहादुर शाह द्वितीय को, उसको बंदी बना लिया। लेफ्टिनेंट हडसन ने सम्राट के 2 पुत्र और 1 पोते को गोली मारकर हत्या कर दी थी। सम्राट जो बहादुर शाह द्वितीय था उसके 2 पुत्रों और 1 पोते को गोली मारकर हत्या कर दी लेफ्टिनेंट हडसन ने। 4 जून 1857 को लखनऊ में क्रांति हुई जिसमें ब्रिटिश प्रेसिडेंट हेनरी लॉरेंस की मृत्यु हो गई। 4 जून 1857 को यही क्रांति आगे फैली और ब्रिटिश प्रेसिडेंट हेनरी लॉरेंस की मृत्यु हो गई। सर कोलिन कैम्पबेल ने गोरखा रेजिमेंट की सहायता से प्रवेश किया और मार्च 1858 को ये जो नगर था लखनऊ, उसके ऊपर पुनः अंग्रेज़ों ने अपना अधिकार कर लिया। 5 जून 1857 को क्रांतिकारियों ने कानपुर पर अधिकार करके नाना साहेब को पेशवा घोषित किया। ये हम पढ़ रहे हैं कि ये क्रांति किस तरह से फैली थी। हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था कि सितंबर 1857 में ये क्रांति ख़त्म हो गई थी, उन अंग्रेज़ों ने अधिकार कर लिया था, परंतु जब ये क्रांति शुरू हुई तो कैसे कैसे कहाँ कहाँ फैली थी ये हम पढ़ रहे हैं और यहाँ पर थोड़ा और डिटेल में हम जानने की कोशिश करेंगे कि 5 जून 1857 को क्रांतिकारियों ने कानपुर पर अधिकार किया और नाना साहब को पेशवा बना दिया। वहाँ की छावनी कमांडर जनरल सर यू व्हीलर ने 27 जून को आत्मसमर्पण कर दिया। पेशवा नाना साहेब के साथ दिया था तात्या टोपे ने, परंतु 6 दिसंबर 1857 को सर कैम्पबेल ने पुनः कानपुर पर अधिकार कर लिया और तात्या टोपे फिर वहाँ से झांसी चले गए। सबसे पहले लखनऊ में ये सब हुआ, उसके बाद उन्होंने वापस अंग्रेज़ों ने अधिकार कर लिया लखनऊ पर। फिर कानपुर में भी ये सब घटनाएं घटी और कानपुर में फिर से ये कैम्पबेल नामक जो अंग्रेज अधिकारी था उसके द्वारा पुनः कानपुर पर अधिकार कर लिया और तात्या टोपे अब वहाँ से निकल करके झांसी चले गए। और सबको पता है झांसी में कौन था। जून 1857 में झांसी में क्रांति हुई और रानी लक्ष्मीबाई को रियासत का शासक घोषित कर दिया। वो जो झांसी रियासत थी उसका शासक रानी लक्ष्मीबाई को घोषित कर दिया।
यहाँ भी सर ह्यू रोज ने झांसी पर अप्रैल 1858 में पुनः अधिकार कर लिया। ये बहुत शॉर्ट में 2 लाइनों में हो गया, वरना उसके ऊपर तो खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। कई सारी कविताएं, कहानियाँ और कई सारी फिल्में भी बनी हैं, परंतु अपने यहाँ अपनी जो सिलेबस में है उसके अनुसार हम शॉर्ट में पढ़ते हैं। यहाँ से रानी और तात्या टोपे ग्वालियर निकल पड़े, परंतु सिंधिया राजभक्त बना रहा। यहाँ पर ये जो तात्या टोपे जब वहाँ से निकल आए थे कानपुर से, तो झांसी में रहे, और झांसी में जब अंग्रेज़ों के साथ लड़ाई हुई तो रानी और तात्या टोपे ग्वालियर के लिए निकल पड़े, परंतु जो ग्वालियर में सिंधिया थे वो राजभक्त बने रहे, यानी अंग्रेज़ों के साथ रहे। वो जून 1858 को अंग्रेज़ों ने ग्वालियर पर पुनः अधिकार कर लिया। 17 जून 1858 को रानी वीरगति को प्राप्त हुई और तात्या टोपे यहाँ से बच निकले, परंतु अप्रैल 1859 में सिंधिया के सामंत ने उन्हें पकड़ लिया और फिर तात्या टोपे को अंग्रेज़ों ने फांसी दे दी। तो तात्या टोपे कानपुर, झांसी और झांसी के बाद ग्वालियर, और ग्वालियर में जा कर के फिर वो अंग्रेज़ों ने उनको पकड़ा और फिर उनको फांसी मिली। बिहार में क्रांति का नेतृत्व जगदीशपुर के 80 वर्षीय कुंवर सिंह ने किया था। 80 वर्ष के थे कुंवर सिंह जी, और उन्होंने बिहार में इस क्रांति का नेतृत्व किया, जगदीशपुर के कुंवर सिंह ने। अप्रैल 1858 में अपनी रियासत पर अधिकार कर लिया। अंग्रेज़ों से युद्ध हुआ, लेकिन बाद में उन्हें सफलता नहीं मिली। बनारस में भी क्रांति हुई, लेकिन कर्नल नील ने उसे दबा दिया। ठीक है, कई जगहों पर क्रांति हुई, पर ये क्रांति अलग अलग बिखरी हुई रही। इसके जो क्रांति के असफल होने के कारणों में से एक है। दक्षिण भारत में भी इसका असर कम ही रहा, परंतु फिर भी रंग बापूजी गुप्ते सतारा में, सोनजी पंडित, रंगाराव पंगे, मौलवी सैयद अलाउद्दीन हैदराबाद में, भीमराव और मंडरंगी छोटा सिंह कर्नाटक में, अन्नाजी फडणवीस कोल्हापुर में, इन सब ने 1857 का जो स्वतंत्रता संग्राम था उसमें विशेष कार्य किए। ये था अपना 1857 का स्वतंत्रता संग्राम या 1857 की क्रांति। आगे पढ़ेंगे अपन जनजातीय विद्रोह। जनजातियाँ जो इस भारत में हैं, उन्होंने भी आज़ादी के लिए अंग्रेज़ों के खिलाफ कई सारे बलिदान दिए हैं, जिसमें पहला पढ़ेंगे अपन बंगाल तथा पूर्वी भारत में जनजातीय विद्रोह। चलिए, उसमें पहला है सन्यासी विद्रोह। 1769 और 1770 में जब बंगाल में भीषण अकाल पड़ा, तब भी कंपनी के पदाधिकारियों ने कर कठोरता से वसूले। ठीक है ना, जब बहुत ज़्यादा अकाल पड़ा था और लोगों के पास खाने के लिए भी कुछ नहीं था, ऐसे समय में भी अंग्रेजी कंपनी जो थी उसके पदाधिकारियों ने जो टैक्स था, लगान था, वो बड़ी कठोरता से वसूल किए। सन्यासी भी कृषि करने के साथ साथ धार्मिक यात्राएं करते, तो उन पर प्रतिबंध लगा दिए। सन्यासी जो थे हमारे देश के, वो कृषि भी करते और धार्मिक यात्राएं भी करते, तो उनके ऊपर प्रतिबंध लगा दिए गए, जिससे सन्यासियों ने अंग्रेज़ों के विरुद्ध लड़ाई शुरू कर दी और उन्होंने मिलकर कंपनी की कोठियों और कोषों पर आक्रमण करके लूटा। लेकिन वारेन हास्टिंग्स ने एक लंबे अभियान से इस विद्रोह को दबा दिया। सन्यासी विद्रोह को बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में बताया है। ये बंकिम चंद्र चटर्जी का जो उपन्यास है आनंद मठ, उसके ऊपर एक फिल्म भी बनी है और इसी नाम से बनी है आनंद मठ, जिसमें वो गाना बहुत प्रसिद्ध हुआ, वंदे मातरम करके जो गीत है अपना राष्ट्रीय गीत है, और वो गीत उसमें फिल्माया गया है। सन्यासी विद्रोह के ऊपर बहुत अच्छी फिल्म है, ज़रूर देखना। और उसके बहुत सारे हमको यहाँ पर कई सारी चीज़ें देखने को सीखने को मिलेंगी। अगला है कोल विद्रोह। भूमि कर व्यवस्था और शोषणपूर्ण नीति के बाद जो ज़मीन का टैक्स लेते थे और नीति भी उनकी शोषण वाली थी, इसके बाद 1831 में उनकी भूमि उनके मुखिया मुंडों से छीन करके दूसरे लोगों को दे दी। ठीक है ना, ये कोल जो जनजाति है उसके मुखिया मुंडो, उनकी जो भूमि के मुखिया थे मुंडो, उनसे छीन करके दूसरे लोगों को ज़मीन दे दी, जिससे विद्रोह भड़क उठा। यह विद्रोह रांची, सिंहभूमि, हजारीबाग, पलामाऊ और मानभूमि के पश्चिमी क्षेत्रों में फैल गया। विस्तृत सैन्य अभियान के पश्चात ही यह शांत हो सका। तो दोस्तों, ये पहला हमने विद्रोह पढ़ा सन्यासी विद्रोह, दूसरा कोल विद्रोह। कोल विद्रोह जहाँ पर उनकी ज़मीन को ले लिया था और ज़मीन के बाद विद्रोह फैल गया था, लेकिन बहुत
फैलाव में सैन्य अभियान हुआ, उसके बाद ये शांत हो सका। अगला पढ़ते हैं संथाल विद्रोह। ये 1855-1856 में वीरभूमि, बांकरा, सिंहभूमि, हजारीबाग, भागलपुर और मुंगेर में फैला, क्योंकि संथाल लोगों पर भूमिकर अधिकारियों द्वारा दुर्व्यवहार किया जाता था, अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता था, पुलिस का दमन चलता था बहुत ज़्यादा, जमींदार और साहूकारों द्वारा ज़बरदस्ती वसूली होती थी। लोग त्रस्त थे और वो चाहते थे कि ऐसे भी मरना है, ऐसे भी मरना है, तो क्यों ना अंग्रेज़ों के खिलाफ़ युद्ध करके या उनसे विद्रोह करके अपनी जान गंवाएं। इस विद्रोह का नेतृत्व सिंध और कान्हू, ठीक है ना, ये दो भाई थे, इन दोनों भाइयों ने किया और अपने आप को स्वतंत्र घोषित किया। विस्तृत सैनिक कार्रवाई के पश्चात यह शांत हो सका और स्वतंत्र पृथक संथाल परगना बनाना पड़ा। इस संथाल विद्रोह का एक ये लाभ मिला उनको कि उनको एक स्वतंत्र और अलग से संथाल परगना बनाना पड़ा। अगला पूर्वी भारत का विद्रोह है भील विद्रोह। हम ये जो टॉपिक है हमारा बंगाल तथा पूर्वी भारत में जनजातीय विद्रोह, उसके अंतर्गत ये कुछ चीज़ें पढ़ रहे हैं। अगला भील विद्रोह। यह जनजाति पश्चिमी तट के खानदेश इलाके में रहती थी। इन्होंने 1812 से 1819, फिर 1825, फिर 1831 और 1846 बार देखिए 1812 से 19, फिर 25, फिर 31 और 1846 में विद्रोह किए। और इन सभी का कारण था कि कृषि संबंधी उनको कई सारे कष्ट सरकार के द्वारा दिए जाते थे और नई जो सरकार थी उससे भय था। तो ये जनजातीय विद्रोह हमारे देश में हुए अंग्रेज़ों के खिलाफ। अगला है रमोसी विद्रोह। यह भी अंग्रेजी प्रशासन से अप्रसन्न थे। 1822 में सरदार चित्तर सिंह ने विद्रोह किया। 1825-26 में पुनः विद्रोह हुए और अंततोगत्वा वही अंग्रेज़ों ने बलपूर्वक इन विद्रोहों को दबा दिया। तो मुख्य रूप से विद्रोह सन्यासी विद्रोह, कोल विद्रोह, संथाल विद्रोह, भील विद्रोह और रमोसी विद्रोह। अगला है क्रांतिकारियों का संगठन और स्वतंत्रता संघर्ष में योगदान। लॉर्ड कर्जन की नीतियाँ 1905 का बंग भंग और अंग्रेज़ों की दमनकारी नीति। लॉर्ड कर्जन की जो नीतियाँ थी वो उनका वही साम्राज्य बढ़ाना, लोगों से पैसा टैक्स के रूप में वसूल करना, अत्याचार करना, शोषण करना, ये जो नीतियाँ थी। दूसरा 1905 का बंग भंग। 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था, बंग भंग 1905 में, और ये बहुत ज़्यादा असरकारी देश में रहा, पूरे भी देश में इसका बहुत प्रभाव पड़ा। और अंग्रेज़ों की दमनकारी नीति, इन सब के कारण कई क्रांतिकारी संगठन स्वतंत्रता संघर्ष में कूद पड़े थे। महाराष्ट्र में क्रांतिकारी आंदोलन पहला इसके अंतर्गत पढ़ेंगे अपन। यहाँ पर 1876 में वासुदेव बलवंत फड़के नामक सरकारी कर्मचारी ने इसका प्रारंभ किया था। ये जो क्रांतिकारी आंदोलन है महाराष्ट्र में, इसकी शुरुआत की थी 1876 में वासुदेव बलवंत फड़के ने। फड़के के भाषणों से उत्तेजना फैलने लगी और 1879 में उनको गिरफ्तार करके अरब देश की जेल में भेज दिया और 1889 में उनका स्वर्गवास हो गया। तो महाराष्ट्र में जो क्रांतिकारी आंदोलन हुए इसकी शुरुआत 1876 में वासुदेव बलवंत फड़के ने किया, परंतु दुर्भाग्य से उनका जेल में ही स्वर्गवास हो गया। चापेकर बंधुओं द्वारा रैंड की हत्या। 1893 में हिंदू धर्म संरक्षण सभा दामोदर हरि चापेकर, बालकृष्ण हरि चापेकर और वासुदेव हरि चापेकर, ये चापेकर बंधु हैं सभी। एक बार फिर से नाम लेता हूँ मैं, दामोदर हरि चापेकर, बालकृष्ण हरि चापेकर और वासुदेव हरि चापेकर ने बनाई और शिवाजी उत्सव और गणेश उत्सव मनाने शुरू किए। ठीक है ना, 1893 में शिवाजी उत्सव और गणेश उत्सव मनाने शुरू किए। इन सब का उद्देश्य एक ही था, लोगों में एकता, स्वतंत्रता के लिए भावना उत्पन्न करना और एकजुटता प्रदर्शित करना। देशभक्ति और उत्साह की भावना पैदा की ये उन्होंने उत्सव मना करके, और इस तरह से हिंदू धर्म संरक्षण सभा के द्वारा। 1897 में पुणे में जब प्लेग फैला तो कमिश्नर रेंट और लेफ्टिनेंट एयरस्ट ने आतंक फैलाया। जब बीमारी फैली थी प्लेग की, तो उस समय भी अंग्रेज जो कमिश्नर थे उन्होंने आतंक फैलाया। चापेकर बंधुओं ने इनकी हत्या कर दी, तो बाद में चापेकर बंधुओं को फांसी की सज़ा दी गई।
अगले हैं क्रांतिकारी श्यामजी कृष्ण वर्मा और लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना। यह काठियावाड़ से थे, श्यामजी कृष्ण वर्मा काठियावाड़ गुजरात में, और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से बैरिस्टर बंद करके भारत आ गए थे। उन्होंने वहाँ बैरिस्ट्री कर रहे थे और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से, और वो बंद करके भारत आए। अंग्रेज़ों से त्रस्त होकर के उन्होंने अपना कार्य क्षेत्र लंदन बनाया। ठीक है, यहाँ भारत आए परंतु अंग्रेज़ों से यहाँ परेशान होकर के अपना कार्य क्षेत्र, काम वही अंग्रेज़ों के खिलाफ करना था, पर उन्होंने वो कार्य क्षेत्र लंदन को बनाया और क्रांतिकारी संगठन स्थापित किया, और उसी का नाम है इंडिया हाउस। 1960 में भारत स्वशासन समिति का गठन किया, जिसे इंडिया हाउस कहा जाता है। ठीक है, भारत स्वशासन समिति, और इसको इंडिया हाउस भी कहते हैं, श्यामजी कृष्ण वर्मा। साथ ही मासिक पत्रिका इंडिया सोशलिज्म भी प्रारंभ की। वहीं पर लंदन में उन्होंने मासिक पत्रिका शुरू की, इंडिया सोशलिज्म। विदेश आने वाले भारतीयों के लिए 1000 की 6 फेलोशिप भी शुरू की, कि कोई व्यक्ति विदेश आकर के भारतीय अगर पढ़ना चाहता है तो उन्होंने वहाँ पर 1000 की 6 फेलोशिप भी शुरू की, श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। अगले हैं विनायक दामोदर सावरकर, डॉक्टर विनायक दामोदर सावरकर। वीर सावरकर का जन्म 28 मई 1887 को भागुर गांव महाराष्ट्र में हुआ। बंगाल विभाजन, जो ये भंग अभी अपन ने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, बंगाल विभाजन के समय साथियों के साथ मिलकर के मित्र मेला संगठन बना करके विदेशी कपड़ों की होली जलाई इन्होंने, जिससे उन्हें कॉलेज से निष्कासित कर दिया। जब वे कॉलेज में ही पढ़ रहे थे तो अपने दोस्तों के साथ मिल करके मित्र मेला संगठन बनाया और विदेशी कपड़ों की होली जलाई। अंग्रेज़ों ने इन्हें 2 जन्म की आजीवन कारावास की सज़ा दी थी। 1 जन्म नहीं, 2 जन्म की आजीवन कारावास की सज़ा दी। सावरकर का लंबा समय अंडमान की सेलुलर जेल में बीता। ये काले पानी की जेल जो अंडमान की थी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो हमारा है, वहाँ सेलुलर जेल में उनका समय बीता। उन्होंने 1904 में अभिनव भारत की स्थापना की और 1937 में इन्हें जेल से मुक्त कर दिया गया। ठीक है ना, 1937 को उनको जेल से मुक्त कर दिया गया। बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन। बंगाल में इसकी शुरुआत श्री पी मिश्रा ने अनुशीलन समिति का गठन करके किया। पी मिश्रा ने एक समिति गठित की जिसका नाम है अनुशीलन समिति बंगाल में। 1905 में ये तभी हुआ था बंग। 1905 में वरिंद्र कुमार घोष ने भवानी मंदिर नामक पुस्तक लिख करके क्रांतिकारी कार्यों को और आगे बढ़ाया, किताब लिखी भवानी मंदिर के नाम से। युगांतर और संध्या पत्रिकाएं भी अंग्रेज विरोधी प्रचार करने लगी। उनकी जो पत्रिकाएं थी युगांतर और संध्या, वो भी अंग्रेज़ों का विरोध करने लगी। एक अन्य पुस्तक मुक्ति कौन पाथे, यानी मुक्ति हमको किस मार्ग से मिलेगी, एक पुस्तक और उन्होंने निकाली। इसमें भी क्रांतिकारियों को हथियार देने का आग्रह किया। तो बंगाल में ये जो पी मिश्रा हैं, इन्होंने अनुशीलन समिति बनाई और फिर वारिंद्र घोष ने भवानी मंदिर नामक किताब लिखी, फिर पत्रिकाएं आई और फिर एक और किताब। इस तरह से क्रांतिकारी संगठनों ने अपना योगदान दिया स्वतंत्रता के संघर्ष में। क्रांतिकारियों ने जो योगदान दिया वो वैसे अपने जो सिलेबस के हिसाब से, कक्षा 10 के हिसाब से यहाँ पर बहुत शॉर्ट है, उसके ऊपर पूरी किताब आती है और बहुत विस्तृत इसका वर्णन है, परंतु अपने सिलेबस में जो है हम उसी के आधार पर अध्ययन करेंगे। अगला है किसान आंदोलन। किसान आंदोलन जो हुए उसके कारण पहले पढ़ लेते हैं। किसान आंदोलन के कारण, पहला कारण है अंग्रेज सरकार की प्रशासनिक भू कर नीतियाँ। ज़मीन की जो टैक्स की नीतियाँ थी वो अंग्रेज़ों की जो थी वो इस किसान आंदोलन का कारण बनी। दूसरा, बार बार लंबे काल तक अकाल पड़ना, बार बार अकाल पड़े जिसकी वजह से लोगों के पास, किसानों के पास अनाज नहीं होता था पर टैक्स बराबर उनसे वसूला जाता था। फिर है किसानों से जमींदारों, सामंतों द्वारा अत्यधिक कर वसूलना। देखिए किसान चारों तरफ से त्रस्त थे, अकाल पड़ते थे, अंग्रेज सरकार की नीतियाँ ऐसी थी और फिर जमींदार, सामंत, इनके द्वारा अत्यधिक कर वसूला जाता था। हम ये जब पढ़ते हैं तब ऐसा होता है तो जिनके साथ उस समय ऐसी गुजरी होंगी, और ये केवल यही बातें हैं जो अपन को दिखाई देती हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं जो इनके इस किसान आंदोलन के या भारत की आज़ादी के कारण रहे थे। अगला है व्यापारियों, साहूकारों
द्वारा चंगुल में फंसा करके झूठे दस्तावेज तैयार करना और झूठे दस्तावेजों से उनकी ज़मीन हथिया लेना या अन्य ऐसे कई सारे काम करना, जिसकी वजह से किसान बहुत ज़्यादा त्रस्त थे और उन्होंने आंदोलन का मार्ग चुना था। प्रमुख किसान आंदोलन जो भी थे वो हमने जो वीडियो शुरू किया था उस समय बता दिए थे। एक एक करके हम अलग अलग यहाँ पर पढ़ेंगे। सबसे पहला है बंगाल में नील उगाने वाले किसानों का विद्रोह। इस विद्रोह में किसानों के साथ सभी वर्ग थे। बंगाल और बिहार में कुछ यूरोपीय अधिकारियों ने जमींदारों से भूमि लेकर के नील की खेती शुरू कर दी थी। ठीक है, पहले ये किसान उस खेती को करते थे, परंतु वहाँ पर यूरोपीय अधिकारियों ने क्या किया कि ज़मींदारों से ज़मीन ले ली और उन्होंने खेती शुरू करवा दी। किसानों के लिए ऐसी शर्तें लागू करवा दी जो किसानों को लाभकारी नहीं थी। किसानों को कई सारी ऐसी शर्तों बेचारों उनके ऊपर डाल दी जो उनके लिए लाभकारी नहीं थी। इससे सभी नील को बोने से इनकार कर दिया। सभी ने मना कर दिया कि हम नील नहीं बोएंगे। नील की खेती बहुत ज़्यादा होती है उधर उस क्षेत्र में, बंगाल और बिहार में। पूरे बंगाल में यह हड़ताल फैल गई, जिससे 1860 में एक नील आयोग को नियुक्त करना पड़ा। ठीक है ना, किसी ने नील की खेती करने से इनकार कर दिया, चाहे यूरोपियनों ने वो ज़मीन ले ली हो या उनकी नील की खेती उन्होंने शुरू कर दी, पर इसके लिए ज़रूरत तो किसानों की ही पड़ती है और वो किसानों ने सभी ने मना कर दिया कि वो नील को बोएंगे नहीं। तो इसके बाद 1860 में एक नील आयोग का गठन करना पड़ा। 1875 में दक्षिण के विद्रोह। भारत के दक्षिणी भाग में भी किसानों ने विद्रोह शुरू किए। 1875 में अत्यधिक भूमि कर, ये लगभग सभी में यही आता है और इसके ऊपर तो एक फिल्म भी बनी है लगान, नहीं देखी है तो ज़रूर देख लेना। कपास के भाव कम, अत्यधिक कर लेना, साहूकारों के लेखों में हेराफेरी और बिना जानकारी के ज़मीन हड़प ले लेना, ये सभी कारण रहे दक्षिणी भारत के जो विद्रोह हुए किसानों के उसमें। इन सभी कारणों से 1875 में किसानों ने पूना जिले के साहूकारों के मकान और दुकानों पर आक्रमण कर दिए और हस्ताक्षर वाले कागज़ों को जला दिया। इसके बाद सरकार ने दक्कन उपद्रव आयोग का गठन किया, दक्कन उपद्रव आयोग नियुक्त किया और 1879 में दक्कन कृषक राहत अधिनियम भी पारित किया, जिसमें किसानों द्वारा ऋण न लौटाने पर गिरफ्तार या जेल में बंद नहीं किया जा सकता था। ये इतना सब कुछ करने के बाद एक आयोग गठित हुआ, दक्कन उपद्रव आयोग, दक्षिण में किसान विद्रोह के बाद, और फिर अधिनियम पारित हुआ, कृषक राहत अधिनियम, दक्कन कृषक राहत अधिनियम। और उसमें ये था कि किसानों के द्वारा अगर ऋण नहीं लौटाया जाता है तो उनको गिरफ्तार भी नहीं किया जा सकता और जेल में बंद भी नहीं किया जा सकता। अगला विद्रोह है किसानों का पंजाब में। पंजाब का किसान भी ऋणग्रस्त था और उसकी भूमि पर दूसरों का कब्जा था। इस भूमि का हस्तांतरण रोकने के लिए सरकार भूमि अन्याक्रमण अधिनियम 1900 लेकर के आई। जब किसानों ने आंदोलन किया तो यहाँ पर भी एक अधिनियम आया सरकार की तरफ से, भूमि अन्याक्रमण अधिनियम 1900 पंजाब में। अगला है चंपारण किसान आंदोलन। उत्तर बिहार में यूरोपियन नील के उत्पादक बाहरी किसानों पर अत्याचार था। अभी अपन ने नील की खेती के बारे में पढ़ा था और नील की खेती किस तरह से उनके ऊपर अत्याचार किया जा रहा था वो भी अपन ने पढ़ा था। यूरोपियन नील के उत्पादक, ठीक है ना, ये जो उधर अपन ने पढ़ा भी था थोड़ी देर पहले। गांधी जी ने बाबू राजेंद्र प्रसाद की सहायता से किसानों को अहिंसात्मक आंदोलन करने के लिए कहा, लेकिन बाद में जून 1917 में एक जांच समिति बनाई जिसमें चंपारण कृषि अधिनियम पारित किया गया और ज़बरदस्ती नील की खेती कराना बंद कर दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पर गांधी जी की एंट्री हो रही है चंपारण किसान आंदोलन में और जून 1917 में एक जांच समिति बनती है और इस यहाँ पर चंपारण कृषि अधिनियम पारित होता है और उसमें ये कहा जाता है कि किसानों से ज़बरदस्ती नील की खेती नहीं करवाई जाएगी। अगला है खेड़ा किसान आंदोलन। यह आंदोलन बम्बई सरकार के विरुद्ध था। 1918 में जब फसलें नष्ट हो गई तो भी सरकार कर मांग रही थी, जबकि 25% से कम अगर फसल हो तो छूट मिलती थी। ऐसा पहले था कि अगर आपकी फसल 25% से कम है तो इसमें छूट मिलेगी, परंतु फिर भी यहाँ पर सरकार जो थी वो उसके टैक्स या कर मांग रही थी, पर सरकार यह देने को तैयार नहीं थी। गांधी जी ने सत्याग्रह किया और सरकार को गांधी जी की बात माननी पड़ी। तो खेड़ा किसान आंदोलन भी
यहाँ पर सफल रहा। अन्य संगठित प्रयास, किसानों के अन्य संगठित प्रयास, 11 अप्रैल 1936 को लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया। किसान सभा ने आंध्र प्रदेश के जमींदारों के खिलाफ 1936 में बिहार में बरखास्त यानी स्वयं ज्योति भूमि के विरुद्ध और 18 अक्टूबर 1937 को किसान सभा ने सत्याग्रह किया, ऊपर हुए अत्याचार के विरुद्ध कृषक दिवस मनाया। ये 18 अक्टूबर 1937 में किसान सभा में ये जो पहले सत्याग्रह हुआ उसके ऊपर जो अत्याचार हुए उसके विरुद्ध कृषक दिवस मनाया। तो किसानों का ये आंदोलन अपने यहाँ इस वीडियो में यहाँ तक ही अपन लेते हैं। अगले वीडियो में इसके आगे की बात रखेंगे। आप ज़रूर बने रहिए मेरे इस चैनल के साथ, कमेंट ज़रूर करिए, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगले वीडियो में आपके सामने लेकर के हाजिर होंगे आगे की भारत की आज़ादी की लड़ाई। तब तक के लिए धन्यवाद।